हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्ण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सारे को परिभाषा बताऊंगा, सबको उदाहरण बताऊंगा, पूरी डिटेल में वर्ण को सीखेंगे वन शॉट में इस एक ही वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझना क्लियर करना है तो वीडियो को अंत तक देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, और कभी सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, वर्ण आखिर होता क्या है, हम लोग को ये समझना कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो देखा जाए तो हम लोग कोई भी ध्वनि जो उत्पन्न होता है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, सबसे छोटा, जैसे वर्ण, उसका सबसे छोटा पार्ट जिसे हम लोग खंड या टुकड़ा ना कर सकते हैं वही वर्ण का। जैसे बोला जाए, जैसे मैं बोलूंगा दोस्तों क बोलूंगा तो का टुकड़ा क्या करिएगा, करिएगा नहीं ना, का नहीं टुकड़ा करिएगा। जैसे मैं बोलूंगा अ का कोई टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वर्ण वही कहता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। बात समझ में आया? जैसे क फ व म री ई, ये सब बोलते हैं तो इसको टुकड़ा कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि ये ध्वनि के मूल ध्वनि है, सबसे सबसे छोटा पार्ट है, तो इसको टुकड़ा नहीं कर सकते, तो ये वर्ण होता है। तो वर्ण का भाषा सबको तो क्या बताना है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये हमारा भाषा हो गया। भाई वर्ण को दोस्तों देखा जाए तो वर्ण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को यदि मुख्य रूप से मेनली देखा जाए तो दो प्रकार, एक तो होता है स्वर्ण वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ण का परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स आप बनाते चलिएगा, मैं जो लिखा हूँ उसको लिखते चलिएगा, ताकि आपको हमेशा रहेगा कि नहीं कुछ पढ़े पता लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ वर्ण का परिभाषा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्ण के बारे में। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ये क्या कहता है, वर्ण कहता है। मैंने बोला कि वर्ण दो तरह का होता है, स्वर वर्ण एक व्यंजन वर्ण। ताकि स्वर क्या तरह तो स्वर वर्ण क्या होगा ना, आप उस वर्ण का उच्चारण करिएगा तो किसी दूसरा वर्ण का सहायता यदि नहीं लेना पड़ रहा है तो उसमें स्वर वर्ण हो गया। जैसे आप बोलते होंगे, आप बोलते होंगे, तो उसमें कोई दूसरा वर्ण का सहायता मिलता है, सहायता लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, तो ये आपका स्वर वर्ण हो गया। तो स्वर वर्ण में क्या हो गया, स्वर मतलब स्वतंत्र, समझा ना, स्वर मतलब स्वतंत्र, यानी कि इस वर्ण को उच्चारण करने के लिए आपको कुछ दूसरा वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ेगा। भाई बात आता है कि वर्ण की आखिर संख्या कितना होता होगा, हम लोग पढ़ेंगे तो कितना के वर्ण होगा। तो वर्ण को देखा जाए तो संख्या 44 होता है, लेकिन कुल देखा जाए तो 52 होता है, याद रखिएगा। यहां मैं क्या लिखूंगा, वर्ण की मुख्यतः संख्या कितना होता है दोस्तों, 44 होता है। और वही लेकिन सब कुल संख्या देखा जाए, कुल संख्या पूरा टोटल वो क्या होगा, उसमें कुछ आ जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः है तो 44 रहेगा, कुल संख्या बोला तो 52 बताइएगा। वर्ण कितने टाइप का मिल गया दोस्तों हम लोग का, वर्ण हम लोग को दो टाइप का मिल गया। एक क्या मिल गया आपका, स्वर वर्ण, और दूसरा दोस्तों क्या मिल गया हमारा, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिल गया। अब भाई बात आता है कि स्वर वर्ण क्या होता है, तो मैंने ही बोला कि स्वर का मतलब स्वतंत्र होता है ना। तो स्वर वर्ण का कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताइएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे स्वर वर्ण कहता है। व्यंजन क्या उल्टा हो जाएगा, इसके उच्चारण के लिए कोई दूसरा वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा, जब आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो फटाक से इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी
किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए, यानी स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे गाइस? स्वर वर्ण। अब भाई इसका एग्जांपल देता हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि क्या इंडिपेंडेंट होगा, इसको किसी दूसरा का सहायता नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल देखिए, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, रस भी, तो ये सब का दूसरा शब्द सहायता ले रहा है नहीं, सिर्फ अ है तो आ ही है, कोई बीच में दूसरा नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वर वर्ण। भाई इसका संख्या देखा जाए दोस्तों, तो स्वर वर्ण की संख्या याद रखिएगा 11 होता है। क्या था? 11। मैं यहाँ पे डाल देता हूं इसकी संख्या, 11 होती है। जो पढ़ा ना, आ ई हर से वो ए ओ अन ऐसे पढ़ते ना, तो वही इसका संख्या जो होता है दोस्तों 11 होता है स्वर वर्ण का। अब आता है हम लोग दोस्तों, देखिए अब स्वर वर्ण का तो हम लोग व्यंजन वर्ण नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्वर वर्ण को ही अभी देखते हैं, क्योंकि स्वर वर्ण का देखा कितना टाइप इसका होता है। तो स्वर वर्ण को देखा जाए दोस्तों तो दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन ये गलत है। एक फिर ये तो दो भागों में बांटा गया है ना, लेकिन तो उच्चारण के अनुसार देखा जाए ना तो स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे 2 भागों में, लेकिन उच्चारण के अनुसार 3 भागों में, एक ह्रस्व और दीर्घ, एक नया आता प्लुप्त। क्या होता है? प्लुप्त। देखिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, उच्चारण के अनुसार स्वर्ण वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। इसमें तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा दोस्तों, उच्चारण के बाद दोस्तों क्या जाएगा हमारा, ये तो सबसे पहला जाएगा ह्रस्व, दूसरा तो हमारा इसमें आ जाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा तो हमारा इसमें आ जाएगा प्लुप्त स्वर। अब भाई बात आता है तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व का दोस्तों बहुत सारा नाम होता है, याद रखिएगा। ह्रस्व को दोस्तों यही लघु स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। ह्रस्व को ही लघु स्वर कहते हैं, और ह्रस्व को ही एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अभी मैं बताता हूं, देखिए ह्रस्व स्वर क्या होगा। देखिए ह्रस्व का मतलब दोस्तों क्या होता है पता है? ह्रस्व का दोस्तों ऐसा स्वर होता है जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे। ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं? वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, या दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगे। जैसे मैं अ बोलता हूं तो कुछ अ बोली तो अ, आ, टाइम लगा ना, ई दीर्घई, तो टाइम लगा कि नहीं? तो वही एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। तो ह्रस्व में क्या होगा, उच्चारण करने में समय कम लगेगा और दीर्घ में ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये परिभाषा में लिख देते हैं, क्या होगा, मैं शॉर्टली लिख देता हूं यहाँ पे, समझिए का प्रयास करिएगा। अब भाषा लिखा लीजिए, उच्चारण करने में कम समय लगेगा, जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम समय लगेगा वो क्या आ जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अ हो जाएगा, ह्रस्व ई हो जाएगा, ह्रस्व ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ये सब स्वर जो है दोस्तों क्या है, सब ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ह्रस्व का दोस्तों एक और नाम क्या होता है दोस्तों, मैंने नहीं बताया था, लघु स्वर। एक और मैं नाम इसको क्या बताया था, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई पूछेगा ना लघु स्वर क्या है, एक मात्रिक स्वर क्या है, तो बात हो एक मात्रिक का मतलब इसमें एक परिभाषा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या बोलता है, वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा का समय हो, एक मात्रा, तो वही होगा एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर। लघु स्वर भी वही होगा, इसमें कम समय लगेगा उच्चारण करने में, ठीक है। दीर्घ स्वर देखते, देखिए उच्चारण करने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। उच्चारण करने में किसकी अपेक्षा, उच्चारण करने में तो ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा, ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। किसकी तुलना में पता है, ह्रस्व की तुलना में।
तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। एग्जाम्पल देखिए, दीर्घ को क्या कहेंगे दोस्तों, तो दीर्घ को कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं हम लोग, गुरु स्वर कहते हैं, इसका दूसरा नाम गुरु स्वर है। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, आ हो जाएगा दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, आ, यहाँ पे ए भी डाल सकते हैं, आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये सब जो दोस्तों है आपका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आपका दीर्घ स्वर का। ये तो हो गया दोस्तों। अब बात आता है भाई पलुप्त स्वर किसको कहते हैं। तो पलुप्त, आप दिमाग लगाइए कि इसमें कम लगा, इसमें हरफ की अपेक्षा अधिक लगा, तो पलुप्त में क्या होगा, पलुप्त में और उच्चारण करने में समय ज्यादा लगेगा, उच्चारण करने में समय और ज्यादा लगेगा, किसकी तुलना में, दीर्घ की तुलना में। इसका एक ही एग्जाम्पल होता है ओम। ओम जो संस्कृत का अधिकतर वर्ड होता है ना, संस्कृत में ओम इसमें बोलते हैं, तो वो पलुप्त का ही उदाहरण होता है। उच्चारण करने में दीर्घ, यहां तो इसका द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा, दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। कौन सा स्वर कहलाएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा वर्ण क्या हो जाएगा, उच्चारण करने पर यदि दोस्तों दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगेगा तो पलुप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा लगेगा तो दीर्घ, और दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा लगेगा तो पलुप्त। इसका एक ही मात्र एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। जब लोग ओम ऐसे लिखते हैं, ऐसे सिंबॉलिक लिखते हैं, तो ये जो ओम है दोस्तों, यही पलुप्त स्वर का उदाहरण है, क्योंकि अधिकतर संस्कृत के जो स्वर होते हैं पलुप्त का ही उदाहरण होता है, क्योंकि वो दीर्घ के अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। पढ़ोगे संस्कृत उच्चारण करते होंगे तो पता चल जाओ। तो फाइनली दोस्तों ये है आपका स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, पढ़ना में ज्यादा है व्यंजन वर्ण में, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, अंतस, पूरा पढ़ना है। तो ये नोट करिए ताकि आपका स्वर वर्ण खत्म हो, फिर हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नोट इसलिए तो मैं लिखा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आपको, ताकि आपका नोट्स बन जाए और आप हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि व्यंजन वर्ण जो क्या होता है, उस वर्ण को उच्चारण करने के लिए आपको स्वर्ण वर्ण का सहायता लेना ही पड़ेगा, किसी ना किसी वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा, या तो स्वर्ण वर्ण लेना पड़ेगा। तो व्यंजन वर्ण के भाषा आपसे कोई पूछते क्या बताना है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। और व्यंजन वर्ण दोस्तों आपको बहुत सारा होता है, उच्चारण के अनुसार देखा जाए तो व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है, 3 ही होता है। ये तो 3 हो गया, तो आपका क्या उच्चारण के अनुसार हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा आपको मिलेगा, ठीक है, मैं आगे जो इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जो इतना होगा लिखते चलिए। और दोस्तों जो व्यंजन वर्ण का संख्या जो होता है वो पता कितना होता है, 33 होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 33 होता है। तो पहले भाषा में लिखाता हूँ और समझते हैं, हम चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, व्यंजन वर्ण। क्या भाषा हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, क्या कराता, व्यंजन वर्ण कराता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे हम इसका क्या कहते हैं, टाइप्स देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल छोड़ हटाना, पहले यहाँ के ऊपर भाषा से देखे संख्या देखते हैं, इसका संख्या कितना होता है। तो व्यंजन वर्ण का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स वाले एग्जाम में आते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, 33 होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है, इसकी संख्या तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी संख्या कितना होता है, 33 होता है। व्यंजन वर्ण संख्या कितना 33 होता है। अब हम इसको टाइप्स को आते हैं, कि व्यंजन में कितने प्रकार के होते हैं। चलिए कोई दिक्कत है ना। तो टाइप्स में तो देखा है उच्चारण के अनुसार, इसका देखा जाए उच्चारण का तो इसका 3 टाइप होता है। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कौन सा, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि उच्चारण के अनुसार व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो जानते नहीं है तब गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन ये जानिएगा क्या होता है, देखिए यहां पे मैं क्या दूंगा, स्टार दूंगा, लिख देता हूं, उच्चारण के अनुसार व्यंजन वर्ण 3 होते हैं।
पहला भाई क्या हमारा आता है, पहला तो आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसका हेडिंग डाल देते हैं। तो स्पर्श, स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गया, उष्ण हो गया। तो बारी बारी से उसका परिभाषा एग्जाम्पल देते चलते हैं, कैसे हम लोग पकड़ेंगे वो स्पर्श है कि व्यंजन है, स्पर्श है कि अंतस्थ है, उष्ण। ठीक है, स्पर्श का मतलब समझ रहे, स्पर्श मतलब क्या होता है, टच करना। स्पर्श जैसे मैं बोलूंगा जीव स्पर्श हुआ, हुआ तो स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, तो स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, टेंजेंट। तो उसी प्रकार से स्पर्श यहाँ का क्या होगा भाई, हम लोग तो क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण में कोई वर्ण में उच्चारण ही करते हैं ना किसी ध्वनि का, तो उच्चारण करेंगे दोस्तों, तो वहां पर यदि आपका मुंह का भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस सब का स्पर्श यदि उच्चारण हो रहा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत के स्पर्श से, तो समझिएगा जो वर्ण होगा स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा। क्या वो मांगा, क्या बोला, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मृदा, दंत का सहायता लिया जाए या उसके स्पर्श से ये वर्ण का उच्चारण हो, तो वर्ण जो होगा व्यंजन वर्ण का उदाहरण होगा। सॉरी, स्पर्श व्यंजन वर्ण का, व्यंजन थोड़ा नहीं होगा, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण होगा। इसका परिभाषा लिखते हैं। और क से लेकर जो म तक जो होता है दोस्तों, वो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण होता है। 25 इसका संख्या होता है, क ख ग घ म ऐसे होता है ना, प म तक वही होता है आपका। तो याद रखिएगा, कवर्ग होगा, चवर्ग होगा, टवर्ग होगा, तवर्ग होगा, पवर्ग होगा। सारे 5 5 5 5 25 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मृधा, दंत के स्पर्श हो, क्या कहा था, स्पर्श व्यंजन। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, क से लेके म तक, क से म तक, यानी कि 25 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए फ्रेंड्स, स्पर्श वर्ग क्या था, अंतस्थ आता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ के नाम से सुना और अंत मतलब अंदर होता है, और अष्ट मतलब स्थापित हो जाने के अंदर ही रह जाना। अंतस्थ का मतलब अंदर, अंत मतलब अंदर, और मतलब स्थापित अंदर रह जाना। तो उसमें क्या होगा ना दोस्तों, कि हम जब वर्णों का उच्चारण करेंगे ना, तो अंदर की जो वायु रहेगा ना, हवा अंदर रह जाएगा। बात समझ आया, जिन वर्णों के उच्चारण में करने पर अंदर की वायु अंदर रह जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन मतलब है। बाहर नहीं निकल पाता बेचारा, सब उच्चारण करिए, य उच्चारण करिए और मुंह के सामने अपना हाथ को रखिए, देखिए हवा आता है कि नहीं आता है, य नहीं जाएगा, य, र, ल, व नहीं जाएगा। तो ये सब जो है ना वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। ह बोले नहीं आएगा, तो इससे अंतस्थ हो जाएगा। तो इसका क्या हम लोग परिभाषा बोलेंगे, बहुत अच्छा परिभाषा इसका एग्जाम में आता है। क्या बोलेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु या मुंह की वायु, अंदर नहीं मुंह की लिखता हूं, अंदर भाई कहाँ का, शरीर का वायु थोड़ी ना हो जाएगा, अंदर यानी कि मुंह की वायु अंदर ही रह जाए, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। भाई एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, अभी मैं बताता हूं, इसका एग्जाम्पल कितना होगा, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ह, नहीं य, र, ल, व सिर्फ होगा। क्या हुआ एग्जाम्पल दोस्तों, य हो जाएगा, र हो जाएगा, ल हो जाएगा और व हो जाएगा। इट इज, ये हो गया दोस्तों अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अगला दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, अंतस्थ वर्ण उष्ण जाएगा। 3 टाइप बताया था ना उच्चारण के अनुसार व्यंजन वर्ण, 3 टाइप किसका होता है, स्वर वर्ण का भी। तो उष्ण व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होगा, उष्ण का मतलब क्या होता है, उष्मा। आप सभी लोग जानते हैं उष्ण का मतलब उष्मा होता है, ठीक है, उष्ण व्यंजन यानी उष्मा। तो इसमें क्या होगा ना कि जब वर्ण का उच्चारण करिएगा ना आप, तो आपको मुंह से ना गर्म वायु निकलेगा, गर्म वायु। जैसे आप यहाँ पे हाथ रखिए और बोलिएगा, तलबी श, मूर्धनी श, ह, इसे बोलने से क्या होता है ना, आपका उष्मा निकलता है आपका,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन वर्ण। तो क्या लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से उष्मा या गर्म वायु निकले उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। भाई से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मैंने यही बोला सकता लविसा मुधनिसा दंडिसा ह, ठीक है, ये हो गया दंती से और ये हो जाएगा ह, ठीक है। तलविसा मुधनिसा दंतिसा ह, तो ये क्या हो गया आपका उष्म व्यंजन वर्ण हो गया। अब हम लोग को दोस्तों बाकी दो वर्ण, दो चार वर्ण और बाकी है। एक होता है क्या आपका, एक होता है दोस्तों आपका नाद की दृष्टि से होता है, ठीक है, एक नाद की दृष्टि से होता है, एक श्वास या वायु प्रक्षेप के अनुसार होता है। तो दोनों में दो होता है। चारों को देखें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट एग्जाम में तक का सवाल आ गया, आघोष घोष नाद सब होता है ना, अल्पप्राण महाप्राण से भी आ गया। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ के आपको समझा देता हूँ उसको। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ेंगे तो दोस्तों हमें सबसे पहला जो मिलेगा दोस्तों, श्वास या वायु प्रेक्ष के अनुसार वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों श्वास या वायु प्रेक्ष के अनुसार व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक का दोस्तों नाम आता है अल्प प्राण और दूसरे का नाम आता है महाप्राण। क्या मैंने बोला, देखिए जरा बातों को गौर करिए। मैंने क्या बोला, वायु प्रेक्ष या श्वास या वायु प्रेक्ष के अनुसार व्यंजन वर्ण दो होते हैं। पहला दोस्तों क्या होता है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहला क्या होता है दोस्तों, अल्प प्राण। देखिए अल्प मतलब कम होता है, प्राण मतलब हम लोग का प्राण किस पे टिका हुआ, वायु पे टिका हुआ है ना। हम लोग का अल्प नहीं कम, प्राण मतलब वायु, हम लोग का वायु पे प्राण टिका हुआ है। तो अल्प प्राण क्या हुआ, परिभाषा इसका ये बोला जाएगा कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या बोलेगा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम वायु निकले, एयर निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण। इसे आप दिमाग में लगाइएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला देखिए, तीसरा पांचवा देखिए, तो पहला यानी कि क, उसके बाद ग और पांचवा अंग। उच्चारण करें तो बहुत कम वायु निकलेगा ना। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी कि क ग अंग, उस तरह से च ज और इया। त में देख रहे तो त, थ द त द न, तो इस समय कम वायु नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो परिभाषा लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है और य र ल व अल्प प्राण होता है। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले, कम वायु मुंह से निकले, क्या कहलाता है, ये अपने मन से लिख लीजिएगा, व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। भाई इसका एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो सीईटी तक का एग्जाम में पूछ जाता है, जीडी पूछेगा, बहुत से पूछेगा एग्जाम में। तो क्या देगा, प्रत्येक वर्ग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला 135 ठीक याद रखिएगा, 135 पहला तीसरा तथा पांचवा एवं य र ल व, ये जो तो वर्ण है ना, ये सब क्या अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग में पहला लेना, पहला यानी कि क, फिर च ट लेना है, ठीक है। और तीसरा मतलब क्या लेना, ग लेना है, ज लेना है, सॉरी क ख ग, हाँ ग ले, ऐसी लेंगे, ग लेंगे, ज लेंगे, त थ द लेंगे, प फ व लेंगे, ऐसी लेना। पांचवा में म लेंगे, न लेंगे, इया लेंगे, अंगा लेंगे, यार लब लेंगे, ये हो जाएगा अल्प प्राण। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को नया मिलेगा महाप्राण। तो महाप्राण भाई क्या होता है, महा मतलब ज्यादा
अप्राण मतलब वायु, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से ज्यादा वायु निकले तो क्या आ जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण का हम लोग परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकले, अधिक वायु मुंह से निकले। आपको परिभाषा गलत लग रहा होगा, तब इसका एग्जाम्पल जो बताऊंगा ना उसको आप ट्राई करके देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट, खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। मुंह से निकले क्या आ जाएगा, महाप्राण। ये तो लिख ही लीजिएगा आप लोग भाई। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, देखिए गाइस, आप समझिए कि जब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है तो प्रत्येक वर्ग का कौन होगा जो महाप्राण होगा। पहला छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, पांचवा छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, दूसरा चौथा बचा ना। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा ना महाप्राण होगा। उच्चारण कर लीजिए, ख ख ख ख क। बहुत बहुत कम आवाज कर रहा है, अब देखिएगा ना मुंह पे थोड़ा सा टकराएगा, आपका हाथ में वायु टकराएगा, ख उच्चारण करिएगा तो, लेकिन क करिएगा तो नहीं टकराएगा। तो ख में ज्यादा वायु नहीं कर रहा है तो क्या होगा, महाप्राण हो जाएगा। उससे चौथा देखिए, क ख ग घ घ घ, तो यहां लिखेंगे क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा एवं एक और क्या बचेगा, तलविषम धनिषा दंडिषा ह, ठीक है। ये क्या हो गया, मूर्धनी से हो गया, तलवी से हो गया, दंती से हो जाएगा और यहाँ पे ह हो जाएगा। इसका संख्या भी देख सकते हैं, इसका संख्या कितना जाएगा, 5 कितना होगा, इसमें कितना 2 है ना, 2, तो 5 दूनी 10, 10 10 14 हो जाएगा इसमें, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आगे क्या बढ़ते हैं, ये बाई प्रेक्ष हो गया ना। आगे तो जो हमारा पढ़ना है दोस्तों, हमारा क्या है वो दोस्तों, क्या पता है वो दोस्तों, नाद के अनुसार, नाद के अनुसार व्यंजन वर्ण को बांटा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाद के अनुसार व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। क्या, नाद के अनुसार, खाने वाला गाय का नाद नहीं, दूसरा नाद है। नाद के अनुसार व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। भाई इसमें पहला क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, पहला दोस्तों आपका आ जाएगा, पता क्या, घोष आ जाएगा, घोष। घोष होता है एक, अघोष होता है। तो घोष भाई क्या करता है, जस्ट आपका अल्प प्राणी जैसा है। घोष क्या कहेगा दोस्तों, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हम लोग के जो स्वर तंत्रिकाएं होते हैं यदि परस्पर टकराए, परस्पर झंकृत हो अंदर जो उच्चारण करने के लिए, उच्चारण करने में, तो वो घोष हो जाएगा। क्या मैंने बोला, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत होती हो यानी टकराती हो, उसे घोष कहते हैं। इसमें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा ना वो घोष हो जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा 345, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, घोष हो जाएगा। जैसे तीसरा मतलब क ख ग ग, ग करी तो ग, अलग बात है, ग घ अंगा, तो टकरा रहा है ना, नंद टकराएगा, ठीक है। सिर्फ इसको उच्चारण करिए तो भ भ, तो टकरा रहा है अंदर, भ यहाँ पे पढ़िएगा तो जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है ना वो घोष होता है। और य र ल व ह ये सभी घोष होता है, क्योंकि इसमें उच्चारण करने की हमारे अंदर के स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं, टकराते हैं, झंकृत होते हैं ऐसे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, फिर के भाषा में फ्रिक्शन। घोष क्या बोलेंगे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत होती हो, क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का 345 को याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिख दिया हूं, ऐसे में लिख देता हूं, तीसरा,
चौथा मतलब चारवा तथा पांचवा। एवं य र ल व ह, य र ल व ह, ये सब क्या तो घोष है, घोष। इसके बाद जो नेक्स्ट वन ओवर द लास्ट टॉपिक आघोष। आघोष हमारा लास्ट है व्यंजन वर्ण का टॉपिक। तो आघोष आ मतलब ना होता, ना मतलब उल्टा, यानी कि घोष का उल्टा कर दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका प्रसंजकृत ना हो या ना होती हो, क्या करा, आघोष कहला जाएगा। अब भाई इसमें तीसरा चौथा पांचवा पहले से अपना कब्जा जमा लिया है, तो बचा बेचारा कौन, पहला दूसरा ही बचा ना, तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, आघोष हो जाएगा। और यर लवाहा को छोड़ के तलविषम धनसा दंडिसा ये बच जाएगा क्या, ये आघोष हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे प्रेम से, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं परस्पर झंकृत ना होती हो, ना होती, इसमें टकराएगा नहीं हम लोग का ध्वनि जो होगा अंदर का, स्वर तंत्रिकाएं, उसे क्या कहते हैं, नहीं टकराती हो, आघोष कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा को छोड़ के हटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा एवं तिलविषा धनिषा धनिषा कोई भी लिख दीजिए ना, आगे पीछे लिख दीजिए, ऐसा नहीं कि सबसे पहले दंतिसा को ही लिखना है, ईटी से। अब भाई इसका नंबरिंग बोलेगा कि घोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो जो लीजिएगा प्रत्येक वर्ग में तीन तीन को जाएगा, तो यानी कि तीन कितना, तीन तीन हो जा रहा है ना, पंक्ति क्या जाएगा, एक वर्ग में तीन हो जा रहा है, यानी कि तीन जो 15 वही हो जाएगा, अब 15 4 19 हो जाएगा, तो घोष का 19 संख्या हो गया। ठीक है, इसका देखा जाएगा तो सब में दो दो को जाएगा, 10 10 3 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से गाइज आप इसको याद कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इस वीडियो में आपको वर्ण को पूरा खलास किया हूँ, जो मैंने बोला था शुरुआत में कि वन शॉट वीडियो है, और वन शॉट वीडियो मैं हमेशा खत्म ही करता हूँ शुरू से अंत तक। इसलिए दोस्तों जो बच्चे अंत तक देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद अटेंडिंग फॉर माई क्लास। ठीक है, आई होप यू हैव अ गुड लर्निंग। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जरूरी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, आपको हमेशा याद मोबाइल में रहेगा, कभी गलती से देख भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज का क्लास अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज आपसे पहले पहुंचते रहे। ठीक है, और वीडियो शेयर नहीं किए होंगे वीडियो को तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो मित्र हैं वो भी जाने को भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। टेक केयर, बाय।